कांग्रेस ने इतने वर्षों में कभी पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भाजपा ने 3 बार एक व्यक्ति को जो पिछड़े वर्ग से उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो मोदी ने एक अपना निजी वोट बैंक क्रिएट किया श्वेता जी ने। भाजपा को अगर सत्ता के आंगन में एंट्री लेनी है तो एंट्री कार्ड पर साइन नीतीश ही करेंगे। जिस बिहार को माना जाता था कि भी बाबू साहब लोगों का मैदान है, वहाँ लालू यादव ने मेज ही पलट दी। बिहार की गद्दी पर, मुख्यमंत्री के आसन पर पिछड़े ही हैं। बिहार से जाति नहीं जाती। लालू ने कहा कि तुमको अब अलग से क्या चाहिए, मैं हूँ ना। ये छोटी बात है। भारत में जो पिछड़े और दलितों के नेता हुए, उन्होंने अधिकांश में यही खेल खेला। मायावती जी ने कहा कि भाई मैं हूँ ना। बिहार के पिछड़े कहते थे कि अरे भैया लालू जी रहे तो हमें इज्जत मिली। ये जो घमासान है उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर से दिखाई देता है। बाकी सब चीजों में बिहार पिछड़ा आजादी के बाद, लेकिन राजनीतिक चेतना में वो भारत का सर्वोच्च राज्य रहा हमेशा से। लेकिन जो वहाँ पर एक अपर कास्ट है, उनको इनसे ज्यादा चाहिए। थोड़ा स्कूल चाहिए, शिक्षा, अस्पताल, विकास, सड़क, अच्छी व्यवस्था। एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार जब जीत के विधायक बना तो मैंने ये सब नाली, बिजली, सड़क, खलंजा ये सब खूब किया। अगला चुनाव आया तो लोगों ने बताया कि आप हार सकते हैं। तब बोले फिर मैंने अपनी बिरादरी के लोगों की बैठक बुलाई और मैंने कहा कि भाई अगर हम हार जाएंगे तो आप हार जाएंगे, जान लीजिए। पहली बार आपको ये हैसियत मिली। बोले कि उसके बाद से 9 चुनाव लड़ा मैं, कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तेजस्वी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस बार तो हालत करो या मरो की है। तेजस्वी यादव अगर इस बार सरकार नहीं बना पाते तो उनको परिवार से भी बड़ी चुनौती मिलेगी और कड़ी चुनौती। चिराग का पेच कहाँ फंसा है? मतलब उन्होंने तो अनाउंस किया कि सारी सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। मुझे लगता है बिहार में लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि चिराग पासवान का मतलब बीजेपी का ही एक इंस्ट्रूमेंट। प्रशांत किशोर को अभी इम्तिहान देना होगा। अब कांग्रेस की भूमिका, ओवैसी की पार्टी, ये कि बिहार में मुसलमान लालू की पार्टी को छोड़कर नहीं जाते। ओवैसी ना यूपी में फैक्टर हो पाए ना, क्योंकि वहाँ के मुसलमान को इतनी समझ आ गई कि यहाँ हमारे लिए लालू ही सर्वोत्तम विकल्प है। हैदराबाद वाले भाई साहब यहाँ आके किशनगंज में क्या कर सकते हैं? बिहार में सियासत उबाल पर है। कोई कह रहा है जेडीयू खत्म हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि बीजेपी में विलय तय है। यानी अलग अलग दावे हो रहे हैं। तो कोई ये दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव 10वीं पास भी नहीं कर सकेंगे। यानी तेजस्वी यादव की जो 10वीं पास होने को लेकर तमाम सवालात उठते रहे हैं, इन सब पर अभी बवाल मचा हुआ है। प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सारे जो वहाँ अहम भूमिका निभा रहे हैं, एक राजनीतिक गाथा 2025 के चुनावी रण का ये सब शंखनाद कर चुके हैं। या सिर्फ मीडिया की ये सब जो कह लीजिए सुर्खियों में रहने की कोशिश है? क्या वाकई बिहार में नवंबर से नया मुख्यमंत्री होगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अभी हमारे सामने होंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। बिहार में चुनावी जो रण है उस पर अपनी राय रखेंगे। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता जी धन्यवाद। बिहार की चर्चा जो है वो, मतलब चुनाव, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत दूर है, सिर पर ही है, इसको यही कहेंगे, सिर पर है। लेकिन वहाँ एक अलग किस्म का घमासान शुरू हो जाता है। ये जो घमासान है उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर से दिखाई देता है। देखिए, बिहार हमेशा से, केवल ये नहीं कि जब से भारत में चुनाव शुरू हुआ 1952 से, तब से नहीं, उससे पहले से भी बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा जागृत भूभाग रहा है। वहाँ बाकी सब चीज़ों में बिहार पिछड़ा आज़ादी के बाद, लेकिन राजनीतिक चेतना में वो भारत का सर्वोच्च राज्य रहा हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार हो ना हो, सड़क हो ना हो, बिजली हो ना हो, अस्पताल हो ना हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर चर्चा करते हुए आपको बेगूसराय में आदमी मिल जाएगा, है, मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा, बाढ़ में मिल जाएगा। ये चेतना रही वहाँ। और जयप्रकाश जी की अगुवाई में जो आंदोलन हुआ वो भी इस बात का प्रमाण है कि बिहार में वो चेतना है। लालू यादव ने भी एक बड़ा परिवर्तन राजनीतिक तौर पर किया। जिस बिहार को माना जाता था कि भाई ये बाबू साहब लोगों का
मैदान है, वहाँ लालू यादव ने मेज ही पलट दी। हाँ बिल्कुल। मतलब लोग कहते हैं कि चाल बदल दी, उन्होंने तो मेज ही पलट दी पूरी। और उसको अगर मैं एक सोशल रेवोल्यूशन कहूँ, सोशो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, तो उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 3.5 दशक से ज़्यादा का समय हो गया बिहार की गद्दी पर, मुख्यमंत्री के आसन पर पिछड़े ही हैं। तो मुझे लगता है वहाँ की जो जमीन है उसकी तासीर ही ऐसी है कि बच्चा जो है वो अवगत है, उसको पता है। मतलब वो किसी भी, जयप्रकाश जी ने एक बार इंदिरा जी को पत्र लिखा था, तो उसमें उन्होंने कहा, इंदिरा जी ने कोई टिप्पणी कर दी थी भारत के सामान्य लोगों पर, तो उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी, चिट्ठी लिखी थी जयप्रकाश बाबू ने, तो उन्होंने कहा था, इंदिरा जी, भारत का आदमी ऐसा तो हो सकता है कि स्कूल ना गया हो, लेकिन वो विवेकवान है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। और ये सिद्धांत बिहार में तो बहुत ज़्यादा लागू होता है जहाँ तक राजनीतिक संदर्भ है। तो मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव और जगहों के चुनाव से ज़्यादा शोरगुल वाला होना ही चाहिए। जहाँ इतनी जागृति है राजनीतिक तौर पर, वहाँ कुछ तो हंगामा दिखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद बिहार से हूँ और वहाँ पर जब देखती हूँ चुनाव, मुझे लगता है विकास का मुद्दा हमेशा कहीं पीछे होता है और जो आगे है जाति, बिहार से जाति नहीं जाती। कि मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि ये सारे बड़े बड़े मुद्दे, विकास और ग्लोबल वार्मिंग और फलाना और ढिकाना, ये जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे चुनाव से साल भर पहले से चलना शुरू होते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाता है, फिर रियल इश्यूज उसको टेक ओवर कर लेते हैं, जमीनी स्तर के जो नेपथ्य में चले। फिर जमीन पर क्या है, 2 इशू, मेरी समझ कहती है 2 इशू ट्रैवल करते हैं। पहला, हम वोटर के तौर पर अगर कहें कि मुझे व्यक्तिगत लाभ क्या मेरे लिए वो इशू है। सही बात है। मेरे पास 5 किलो गुड़ कोई दे गया, ओके, ये अच्छी चीज है। क्या आगे का नहीं सोचना, मुझे तत्कालिक तौर पर कैश या काइंड क्या लाभ हुआ, एक ये। दूसरा, जातीय स्वाभिमान। मेरी समझ ये कहती है, हिंदी पट्टी में खासतौर पर भारत के, ये 2 चीजें प्रवेल करती हैं। भाई मुझे सिलेंडर मिला, अच्छी बात है, और मुझे नहीं मिला तो पूरे दुनिया में मिला, मुझे क्या लेना है। लेकिन जो प्रदेश राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक चेतना में इतना जागरूक हो, वहां पर हम तात्कालिक लाभ की सोचें तो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, विरोधाभास। देखिए है क्या कि बिहार में सब 2 विपरीत स्थितियां एक साथ ट्रेवल कर रही हैं। लालू यादव जब इमर्ज हो रहे थे तो उसके पीछे एक आक्रोश ये भी था कि भाई ठाकुर, ब्राह्मण और भूमियार और कायस्थ, तो इन्होंने मिलके भूरा बाल साफ करो जो नहीं, इन्होंने बिहार पर शासन किया था और पिछड़ों को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। उस आक्रोश को लालू जी ने भुना लिया और उन्होंने कहा कि भाई लालू में ही सारे पिछड़े अपना दर्शन करो। क्या लालू ने कहा कि तुमको अब अलग से क्या चाहिए, मैं हूं ना, ये छोटी बात है। भारत में जो पिछड़े और दलितों के नेता हुए, उन्होंने अधिकांश ने यही खेल खेला। मायावती जी ने कहा कि भाई मैं हूं ना, हाथी के पांव में सबका पांव, अब तुमको अलग से क्या चाहिए। अच्छा, इस तरह के वही चीज लालू ने की और दशकों तक लालू का ये सम्मोहन चला भी। बिहार के पिछड़े कहते थे कि अरे भैया लालू जी रहे तो हमें इज्जत मिली क्या। नहीं, इस तरह के जो किस्से बहुत सुनने को मिलते हैं कि लालू जी कहीं गए जी, किसी पंक्चर वाले से पूछा कि क्या समस्या है, उसने कहा समस्या ये है सरकार कि सड़क नहीं बनी हुई है गांव तक। तो अरे बुड़बक, सड़क बन जाएगा तो पंक्चर कैसे होगा, फिर तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा। हाँ? तो इस तरह की कहानियां क्या सच है अमिताभ जी? अब ये तो अतिरंजना भी हो सकती है, लेकिन मैंने
इस तरह के नेताओं को देखा, मैंने कांशीराम जी को देखा, मुलायम सिंह जी को देखा, लालू जी को, इन सब लोगों को व्यक्तिगत तौर पर देखा, इनको समझा एक पत्रकार के नाते। बाकी सब चीज़ें ये पीछे छुड़वा देते हैं। एक ही चीज़ सर चढ़ के बोलती है इनके फॉलोअर्स में। जैसे मायावती का सबसे बड़ा योगदान उनके वर्ग में जाकर पूछिए तो वो कहेंगे कि साहब कांशीराम जी और मायावती बहन जी से पहले कोई इज्जत थी हमारी है? अरे रोटी तो सब खा लेता, जानवर भी खा लेता, जुटा लेता चारा। ये बहन जी थी जिन्होंने हमको पहचान दी, पहचान दी। पिछड़ों से बात करिए तो वो कहेंगे भैया कि भाई साहब नेताजी से पहले, मुलायम सिंह से पहले थाने में चले जाओ तो खड़ा रहना पड़ता, दरोगा बैठने नहीं देता था। क्या नेताजी आए तो थाने में फोन भी कर दो कि हम राम सेवक यादव बोल रहे हैं, तो दरोगा उधर कहते नमस्कार चौधरी साहब आदेश करिए। क्या वैसे ही लालू ने किया, ये भी सच है। तो ये जो एक मृग मरीचिका है ना, ये भी जातियों को बहुत सम्मोहित करती है। नाली, बिजली, खरंजा, स्कूल, अस्पताल, इनसे ज्यादा प्रभावशाली है ये थ्योरी। लेकिन जो वहाँ पर एक अपर कास्ट है उनको इनसे ज़्यादा चाहिए, थोड़ा स्कूल चाहिए, शिक्षा, अस्पताल, विकास, सड़क, अच्छी व्यवस्था। तो कैसे ये समीकरण बनेगा अगर हम मौजूदा साल में आए कि अभी जब चुनाव सिर पर है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है एक चीज़ हमको समझना चाहिए, जो राजनीतिक लोग हैं ना, वो बहुत दूरदृष्टि के साथ नहीं चलते। वो देखते हैं कि वो काम करिए जिसमें आज तात्कालिक तौर पर मेरे और मेरे परिवार का वर्चस्व बढ़े और स्थायी हो, या बना रहे, कुछ छीन न। इतने तक उनका सारा गुणागणित यहाँ तक केंद्रित है, चाहे लालू यादव हो चाहे नीतीश बाबू हो, कोई हो। वो ये जानते हैं कि इसमें देखो क्या है कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनाने में बहुत मेहनत है और बहुत समय लगता है। और राजनीति के पुराने खिलाड़ी कहते हैं कि इतना समय राजनीति में होता ही नहीं। क्या? तो मैगी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, गर्म पानी डाला, डिब्बे में हिलाया, चम्मच भी उसी में, रेडी टू ईट, काम खत्म। कोई नहीं चाहता। अच्छा, ये जो सड़क, बिजली, पानी, दिस दैट, ये पारंपरिक भारतीय भोजन बनाना है जैसे, उतना ही मेहनत का काम है, उतना ही झमेले का काम है। सिलबट्टा पे चटनी पीस रहे, कौन खरीदा? उसमें भी रिजल्ट आए नहीं आए। एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा कि देश के बड़े नेता हुए बाद में, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार जब जीत के विधायक बना तो मैंने ये सब नाली, बिजली, सड़क, खरंजा, ये सब खूब किया, लगा रहता था। अगला चुनाव आया तो लोगों ने बताया कि आप हार सकते हैं। तब बोले, फिर मैंने अपनी बिरादरी के लोगों की बैठक बुलाई और मैंने कहा कि भाई अगर हम हार जाएंगे तो आप हार जाएंगे, ये जान लीजिए। पहली बार आपको ये हैसियत मिली। बोले अग्निहोत्री जी, उसके बाद से 9 चुनाव लड़ा मैं, कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत की एक साइकी ये भी है और इसका लाभ नेताओं को, नेताओं के परिवारों को मिलता है। अगर हम ये देखें कि नीतीश बाबू जो अभी एनडीए गठबंधन में है जी, आपको लगता है कि ये गठबंधन चलेगा? कि जितनी जोर भाजपा लगाई हुई है, अभी पीएम मोदी का फिर से दौरा है और भाजपा को नीतीश चाहिए, ऐसा दिखाई देता है आपको? देखिए, ये एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर इंडिविजुअली, वैयक्तिक तौर पर 11 से 12% वोट बिहार का है। वो ना लालू छीन पाए ना भाजपा छीन पाई, कोई नहीं छीन पाए। नीतीश कुमार की अब अवस्था कुछ भी हो, वो कैसे भी कौतुक कर रहे हो मंच पर, तेजस्वी उनको अचेत कह रहे हैं, कुछ सचेत कह रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इतना तो तय है। लेकिन नीतीश का वोट उनकी इस अवस्था पर उनके साथ है कि नहीं है, इसका तो इम्तिहान तभी रिजल्ट सामने आएगा जब इस चुनाव का रिजल्ट आएगा। क्या? अभी तक का नतीजा बिहार का बताता है कि नीतीश के पास वो वोट रहा, इसीलिए नीतीश स्थायी सीएम हो गए बिहार के। कॉम्बिनेशन कोई रहे, सीएम नीतीश रहेंगे, क्योंकि भाजपा और
लालू जी की पार्टी, उनके पास लगभग एक सा वोट है क्या, और स्टेगनेंट है, सैचुरेशन पर है, उससे आगे आप नहीं बढ़ा सकते। अब नीतीश बाबू किसके साथ चले गए? जिसके साथ चले जाते थे उसी की सरकार बन जाती थी। अब देखना है क्या इस अवस्था में जो उनके कौतुक मंच पर दिखाई दे रहे हैं या जनता में दिखाई देते हैं कुछ का कुछ है, तो उस अवस्था में उनका वोटर, एक ही बात ये भी होती है कि ठीक है भैया आप बढ़ोतरी का बेइज्जती करें, हैं नेता तो अपना, एक भाव ये भी होता है, तो सिंपैथी तो पता लगा 12 की जगह 14% वोट उनके साथ आ जाएगा। और बीजेपी की कोशिश ये होगी, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि अन्यथा सोचिए, ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी के साथ कोई बीजेपी का कोई आत्मिक मामला है, किसी के साथ राजनीति में कोई आत्मा का रिश्ता तो होता नहीं, और नीतीश बाबू का भी कोई भरोसा नहीं होता, कभी इधर कभी उधर। हाँ। फिर भी तमाम उसके बावजूद भी नीतीश ही नेता ये बीजेपी मंत्र जाप कर रही है, क्योंकि 12% वोट का प्रश्न है। इस अवस्था में भी नीतीश उधर हाथ रख देगा तो लालू की सरकार बन जाएगी तेजस्वी की। बिल्कुल। तो भाजपा को अगर सत्ता के आंगन में एंट्री लेनी है तो एंट्री कार्ड पर साइन नीतीश ही करेंगे। वो उनकी आंख खुली है चाहे बंद रहे, वो चले या बैठ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये चुनाव नीतीश जी के लिए आखिरी होगा, शारीरिक अवस्था के आधार पर। कई बार अनाउंस कर चुके हैं पहले कि मैं संन्यास ले लूंगा, संन्यास तो झूठ मूठ करते थे। हाँ। इस बार मुझे लग रहा है, और अगली पारी जो है वो नीतीश जी का बेटा खेलेगा। ओके। हाँ, वो खेलेगा। अब इनकी ये कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि चूंकि अब नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत तरह के सवाल उठते हैं, तो उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद दे दिया जाए और भाजपा के साथ हो लें। देखिए, भाजपा को अच्छा लगे या खराब, चाहे या अनचाहे, मजबूरी में नीतीश की विरासत को साथ रखना ही होगा। अभी इतनी जल्दी भाजपा ऐसा थोड़ा कि अपने दम सरकार में बनाना सीख जाएगी, है? बिहार भाजपा के लिए सबसे कठोर प्रयोगशाला रही है। क्या मैं कैलाशपति मिश्रा से देख रहा हूँ, ताराकांत झा से, क्या, और आज तक। लेकिन जो टेम्परामेंट भाजपा का है, मुझे ऐसा लगता है अमिताभ जी कि भाजपा इस फिराक में तो ज़रूर होगी कि अब बैसाखी नहीं चाहिए। देखिए, मेरी समझ ये कहती है, मेरा पॉलिटिकल हंच ये कहता है कि एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है आफ्टर इलेक्शन, अगर सीटें ठीक ठाक रहीं, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर और नीतीश कुमार का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और नीतीश जी संन्यास या केंद्र में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो या बंजर भूमि विकास मंत्री, कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। राजा दिनेश सिंह मंत्री रहे नरसिंह राव के समय में, वो तो अचेत नहीं, वो तो पूर्ण अचेत थे, उनको तो लोग उठा के कार में रखते थे, उठा के निकालते थे, मैंने देखा। लेकिन उनको बना के रखा मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो नीतीश के लिए हो सकता है कि दिल्ली में कोटी का इंतजाम हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार के परिवार को भाजपा छोड़ेगी, मान लीजिए, तो 2 बजे अगर दिन में छोड़ेगी तो 2:05 पर वो तेजस्वी उसके लिए माला लेके खड़े तैयार बैठा है। क्या? क्यों आजकल तेजस्वी के सुर बदले हुए हैं, बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में नहीं है नीतीश। मैं कह रहा हूँ कि सरकार बन गई बीजेपी की, चुनाव हो गया, नवंबर में रिजल्ट आ गया, बीजेपी की सरकार बन गई, और फिर आप सरकार में आपने नीतीश के परिवार को एकोमोडेट नहीं किया, तो भी नीतीश का परिवार अगर उधर चला के जाएगा तो लोकसभा के चुनाव में आपके लिए संकट पैदा कर देंगे। और तेजस्वी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस बार तो हालत करो या मरो की है। देखिए, तेजस्वी बाबू को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लालू यादव शारीरिक तौर पर चौथे चरण में है, देह के, क्या तमाम तरीके की समस्याएं भी हैं आयु के कारण, स्वास्थ्य के कारण, और ये सारा करिश्मा बनाया उन्हीं का है। क्या तेजस्वी को एक बार सिद्ध करना होगा कि वो सरकार बना सकते हैं। अभी वो लालू प्रसाद यादव के जैविक पुत्र हैं। इससे पहले अपने पिता जैसा करिश्मा तो वो नहीं करके दिखा पाया। अभी एक बार उनको दिखाना होगा अपने पिता जैसा करिश्मा। एक दूसरी चीज मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अगर इस बार सरकार नहीं बना पाते हैं तो उनको परिवार से भी बड़ी चुनौती मिलेगी और कड़ी चुनौती मिलेगी उनके वर्चस्व।
परिवार बिखर रहा है। परिवार बिखर रहा है। तेज प्रताप अलग हो ही गए, उन्होंने झंडा ले लिया, वो भी 52 गज के हैं, बिल्कुल अपने मन के हैं। 3 लोग से न्यारी मथुरा तेज प्रताप। कुछ लोग कह रहे हैं मीसा भारती भी एनॉयड है, ठीक है। अब लालू जी ने मन से किया या किसी दबाव में किया, लेकिन लालू जी ने अपनी सारी राजनीतिक विरासत एक टोकरी में रख दी, वो टोकरी है तेजस्वी। क्या? तो फिर जब एक ही माँ के गर्भ से पैदा संतानें हैं तो कैसे स्वीकार कर लेंगे, और मन से कैसे स्वीकार कर लेंगे? बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होकर सोचें तो मीसा भारती का पति भी तो सोचेगा कि भाई हमको भी कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हम भी लालू जी के दामाद है, कुछ हमारा भी होना चाहिए। और ऐसे सारे दामाद सोच रहे होंगे, बहुत सारी बेटियां सोच रही होंगी कि एक को क्यों। सब पर, सबका लालू जी पर हक है। और इसी बात से तो तेज प्रताप में झंझट हुआ। चलिए, ये तो पारिवारिक एंगल हो गया, लेकिन क्या राजनीतिक रूप से देखें बहुत कम मार्जिन रहा पिछले चुनाव में, तो क्या वो परिपक्वता आ पाई है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ सकें? उतने हद तक अपना जनाधार बना पाए हैं वो? देखिए, विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगह जो लोग रनर अप रहे, दूसरे नंबर पर है, वहाँ अखिलेश यादव और यहाँ तेजस्वी यादव, उन लोगों ने एक ही बात कही कि भाई मैं 6-7 लाख वोट से सरकार मेरी नहीं बन पाई, या 5 लाख वोट से नहीं बन पाई। ये सुनने में लगता है कि यार सिर्फ 5 लाख क्या, लेकिन विधानसभा में छोटा इलाका होता है 2.5 से 3.5 लाख के बीच में, उसमें 10 लोग चुनाव लड़ते हैं। 80,000 1 लाख वोट पाने वाला तो जीत जाता है। तो उसमें अगर 10,000 वोट भी कम ऊंच नीचे 5,000 का भी, तो भी आप हार जाएंगे। अब तेजस्वी यादव को ये बीजेपी संसाधनों से समृद्ध और मोदी की नेतृत्व की का इनपुट उसके पास बिहार, उस बीजेपी से लड़ना पड़ रहा। अभी तक बीजेपी बात थी नहीं। अब इन लोगों ने इस मन से चुनाव लड़ना अब शुरू किया है कि हमको सरकार बनानी। तो बिहार में भी एक इस ढंग की चेतना तो है ही कि एक वर्ग तो वैसा बन ही गया है जो कहता है कि भाई ठीक है यार, अब लालू नीतीश बहुत हो गया, क्या अब एक बार इन लोगों को भी मौका दो बीजेपी। लेकिन अगड़े जाति के लोग ये मुझे नहीं लगता कि कभी चाहेंगे। उनका पूरा जो वोट है वो हिंदुत्व की तरफ ही है, और हिंदुत्व मतलब मोदी, मोदी मतलब नीतीश। देखो, पिछड़े भी यादव को छोड़ दीजिए, क्या यादव उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह भाजपा में नहीं जा सकता, उसके बहुत स्पेसिफिक कारण है। लेकिन बाकी जो पिछड़े हैं ना, अन्य 5,500 जातियां जो हैं, वो मोदी में भी अपना चेहरा देखती है। ये छोटी बात नहीं कि एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री। पिछड़ों से बात करिए तो वो कहते हैं कि भाई साहब आनंद आ गया, कभी सोचा नहीं था। ये सवाल उठता है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में कभी पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनाया क्या? भाजपा ने 3 बार एक व्यक्ति को जो पिछड़े वर्ग से उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो मोदी ने एक अपना निजी वोट बैंक क्रिएट किया। श्वेता जी जान लीजिए, वो हर जगह है, कम ज़्यादा हो सकता है बट हर राज्य में। और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके जो लाभ हैं ना, उससे जो लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है वो भाजपा की राजनीतिक पूंजी में शामिल हुआ है। तो मोदी मैजिक चलेगा इस बार? हाँ, मतलब अब इतना चलेगा कि नहीं, चूंकि बिहार थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ जमीन है वहाँ की। हम मतलब स्केटिंग नहीं कर सकते, आपके बर्फ थोड़ी ना है। स्केटिंग में तो हाथ पे टूट जाएगा वहाँ। बिहार में, बिहार है। मोदी मैजिक जैसी चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बिहार में क्षेत्रीय छत्र तो बड़े हैं लालू और नीतीश, लेकिन बीजेपी को मोदी का लाभ जरूर मिलेगा, ये जान लीजिए। क्योंकि बीजेपी के पास एक वहाँ माइनस पॉइंट ये है कि उसके पास नीतीश और लालू के कद का आधे वाला भी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बीजेपी के मेरे मित्र लोग सुनेंगे तो बुरा भी मानेंगे, नीतीश और लालू का जो कद है बिहार में
मैं इस पर आने वाली थी। उसका 50% हैसियत का भी कोई नेता बीजेपी में। मैं इस पर आने वाली थी कि इतने साल हो गए, बीजेपी ने एक चेहरा क्यों नहीं तैयार किया अमिताभ जी? मतलब कोई नहीं है भाजपा का चेहरा। देखिए, हमने ये सवाल बीजेपी के एक बड़े चेहरे से पूछा, वो बिहार में उनकी दखल रही लंबे समय तक। तो उन्होंने 2 नाम लिए और उन्होंने कहा कि इन 2 लोगों ने प्रदेश में, भाजपा के 2 नेताओं के नाम लिए कि इन 2 लोगों ने अपने अपने समय में भाजपा को प्रदेश में नुकसान पहुंचाया, जमने नहीं दिया किसी चेहरे को। कौन वो 2 लोग? नाम लेना ठीक नहीं होगा, बहुत विवाद हो जाएगा। शो के बाद मैं आपको बताऊंगा। सुशील मोदी और मतलब भाजपा में इस बात को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं कि बीजेपी ने एक लंबे समय तक तो सहर्ष नंबर 2 वाली पोजीशन स्वीकार कर ली और कंबल ओढ़ के घी पिया। क्या बोले, ठीक है नीतीश बड़े भाई हैं, ठीक, हम इतने में ठीक है। वो एग्रेशन कि हमको आगे आना है कभी नहीं दिखा पाई बीजेपी। और इसीलिए देखिए, जो वहाँ के लीडर्स रहे वो राष्ट्रीय पटल पर या मतलब आप सोचिए कि जिसे उत्तर प्रदेश में मोदी, अरे योगी, मायावती जी और अखिलेश जी 3 लोग हैं, 3 चेहरे। अब चौथा इनके बराबर का आएगा तभी एक्सेप्ट होगा। वहाँ 2 चेहरे हैं, लालू जी और नीतीश जी। अब उसमें आप ये कहो गिरिराज जी फिट हो जाए तो नहीं होंगे ना। लेकिन नाक का सवाल बन चुका है। मतलब आपकी पायदान नीचे है आपका उन लोगों के मुकाबले। उनके पास एक बड़ा जनाधार है ऑलरेडी। बीजेपी में जो कुछ है पार्टी एज ए होल है, वोट व्यक्तियों का वोट नहीं। चाहे नंद किशोर यादव बैठा दो, चाहे जायसवाल को अध्यक्ष बना दो, क्या उससे कोई बहुत फर्क तो नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। ये अगर बीजेपी वहां आएगी तो मोदी के ही कारण आएगी, क्योंकि बिहार के लोगों को ये बात लग सकती है कि भाई जब नीतीश बाबू अब नहीं चला पा रहे हैं राजपाट, तो बेहतर है कि फिर बीजेपी को आगे कर दो। जैसे ये जो चेहरे हैं, कुछ चर्चित चेहरे बिहार के हैं, नितिन नवीन कह लीजिए, सम्राट चौधरी कह लीजिए, ये लोग मतलब इनका राइज उस स्तर तक नहीं हो पाया। नहीं, मतलब ये लोग आप समझ लीजिए कि भाई वो 72 इंच का टीवी है, कोई वीडियो बॉल है क्या, और ये लोग टेबल पर रखे जाने वाले टीवी हैं छोटे छोटे। ये लालू का मुकाबला नहीं कर सकते ना। लालू से आप सहमत हो या सहमत हो क्या? लालू आज व्हीलचेयर पर भी निकले और ऐसे करें क्या, तो बिहार में आपको स्पंदन महसूस होगा कि बिहार में कुछ हिल रहा है क्या। ये लालू है, उन लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं क्या? तो या नीतीश बाबू वो मंच पर किसी के यहाँ गमी में गए तो पता लगा उनके पिताजी की फोटो पर फूल चढ़ाने तो उनने बेटे पर चढ़ा दिए। सब जो कुछ भी करें वो, फिर भी जो उनका वोटर है ना, उससे जाके श्वेता जी पूछिए, वो इन सब बातों से बहुत प्रभावित नहीं। वो करना ना, नीतीश जी बहुत किए हमारे लिए। और फिर वो कहते हैं नीतीश है तो हमारी पगड़ी है। हालांकि एक मैं थोड़ा अंदर की बात बता रही हूँ, कोई हमारे जानने वाले वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि एक ठेकेदार आया, कमरे में प्रवेश किया और नीतीश बाबू उसके पैर पे जाके गिर पड़े। उनको समझ ही नहीं कि किसके पैर पे। हाँ, वो तो कोई पिक्चर वगैरह नहीं खींची, हाँ खींच जाती तो वायरल हो जाता। फिर अगली बार भी जब अमित शाह मिलने के लिए गए तो वो बिल्कुल लेटने को तैयार थे, लेकिन अमित शाह समझते थे, वो पहले ही जाके उन्होंने उनको रोक लिया कि भाई अभी हमें चुनाव सिर पे है, हाँ इमेज खराब मत करो। तो भाजपा ये समझ रही है कि ये चुनौतियां हैं, लेकिन वो नीतीश के जो एक कह लीजिए कि पकड़ है उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि नीतीश जी की स्थिति कितनी भी शारीरिक तौर पर विचित्र हो जाए, भाजपा उनको डोली में लेके अभी तो घूमेगी। इस चुनाव के वोट के अंतिम वोट पड़ने तक वो यही बोलेगी, बीजेपी मोदी जी से लेके और बिहार का कार्यकर्ता तक कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में है हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
क्योंकि मसला 12% वोट का है। और चिराग का पेच कहाँ फंसा है, मतलब क्या है मसला? वो उन्होंने तो अनाउंस किया कि सारे सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को तो डोली में बैठा कर घुमाएगी, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि जेडीयू अच्छा परफॉर्म करे बहुत, ताकि टसल आगे जाए। और फिर मतलब जब बीजेपी अपने ढंग से बिहार को चलाने की कोशिश करे, अगर जीतती है तो जेडीयू उस पर दबाव ना बना पाए, वो कोशिश लगी। तो उसके लिए चिराग पासवान एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन लोगों में। मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग है आप कि भाई आप ऐसा बोलो, ताकि अभी जैसे वहाँ कुछ अपराध की घटनाएं घटी तो सबसे कड़ा बयान चिराग का था। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो आरजेडी का बयान है। तो बीजेपी सम्राट चौधरी से बुलवा रही है कि सुशासन है, कोई क्राइम नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइज क्राइम हमने खत्म कर दिया, अब आपसी रंजिश में कोई मार दे तो क्या करें। क्या सम्राट चौधरी से ये बुलवा रही है, और चिराग से करवा रही है कि क्या हो रहा है बताइए, क्या मुंह दिखाएं हम। वो दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ खेल रही है। नीतीश जी कुछ कहें तो उनको सम्राट चौधरी का सुनवाएंगे कि हम तो ये कह ही रहे हैं कि कुछ नहीं है। चिरंगवा है, बताइए क्या करें इसका, नहीं मानता है, अलग अलग पार्टी है उसकी, दबाव में तो है नहीं। लेकिन मुझे लगता है बिहार में लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि चिराग पासवान का मतलब बीजेपी का ही एक इंस्ट्रूमेंट। और चिराग पासवान विधान लोकसभा में उनका प्रदर्शन चूंकि बहुत अच्छा रहा, स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही अच्छा रहा, उस नाते भाई स्वाभाविक बीजेपी उनको भी तरजीह देगी, तवज्जो देगी। और वो जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार की राजनीति में अपने पिता के कारण चिराग, उस वर्ग का वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उतना तो है ही कि विधानसभा में जीत हार को थोड़ा असंतुलित कर दे। तो इसलिए मुझे लग रहा है चिराग पासवान, और क्योंकि होना तो यही चाहिए कि आप गठबंधन का हिस्सा हैं तो आप म्यूचुअली डिसाइड करके कैंडिडेट्स उतारें। देखिए, चिराग पासवान से ने जब ये कहा कि अब मैं बिहार जाऊंगा, मुझे जानबूझकर बिहार जाने से रोका गया, अब बल्सो कौन किसको रोक सकता है भाई, पैदल बिहार चले जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे जहाज से जाओ, सब सुविधा उपलब्ध है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान ने प्रकारांतर से अपनी दावेदारी जेडीयू के सामने रख दी कि भाई अब मेरे बारे में भी सोचो। नीतीश जी का हो गया जितना होना था। मुझे ऐसा लगता है कि दो चेहरों को लेकर अगर वास्तव में चिराग जाना चाहेंगे तो दो चेहरों को लेकर बीजेपी अपनी लीडरशिप में सरकार चलाना चाहेगी। चीफ मिनिस्टर बीजेपी का चिराग और नीतीश जी का बेटा डेप्यूटी सीएम, ये एक सीन मुझे दिखता है। हाँ। क्योंकि चिराग की जो महत्वाकांक्षाएं हैं मुझे भी लगता है कि वही उसी तरफ जा रही हैं। लेकिन ये भी तय है कि बीजेपी अभी चिराग पासवान को एज चीफ मिनिस्टर नहीं के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती। वो कहेगी अभी समय लीजिए, क्या 1-2 टर्म डिप्टी रहिए, फिर देखते हैं। और प्रशांत किशोर फैक्टर जो जनसुराज कितना इस मतलब नुकसान पहुंचाएगी, क्या होगा प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर जी के साथ मुझे लगता है वैसी स्थिति है जैसे सचिन तेंदुलकर के कोच थे, जो उन्होंने सिखा पढ़ा के एक सचिन पैदा कर दिया, लेकिन वो तो टेस्ट मैच में कभी जौहर नहीं दिखा पाए। एक्टिंग सिखाने वाला एक्टर भी हो ये जरूरी नहीं, कतई जरूरी नहीं, सामान्यतः नहीं होते। क्या मेकअप करने वाला आर्टिस्ट किसी कम सुंदर को बहुत सुंदर बना देता है, एक्टर को, लेकिन वो खुद एक्टिंग तो नहीं कर सकता अपना मेकअप खुद करके। वैसे ही मुझे लगता है कि प्रशांत जी का मसला, प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर को अभी इम्तिहान देना होगा कि वो वैसे वाले कोच हैं या खिलाड़ी हैं, केवल कोच है या खिलाड़ी, अभी उनको बताना होगा। बिहार का जो सामाजिक वो है चिंतन, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी या प्रशांत किशोर की पर्सनालिटी कहीं बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हो, ऐसा मुझे नहीं लगता
किसी समाज के किसी भी वर्ग का वोट उनके प्रति वैसा हो कि भाई नहीं ये तो इन्हीं को मिलेगा, क्या जैसे नीतीश बाबू के लिए एक वोट है सेट, क्या बीजेपी के लिए एक सेक्शन है सोसाइटी का, वो उन्हीं को वोट देगा। लालू जी को एक सेक्शन है एमवाई, वो उन्हीं को वोट देंगे। प्रशांत किशोर के पास तो ऐसा कोई वोट नहीं जिसके लिए आंख मीच के कह दो ये तो हमारा है। नहीं ना, तो खेल बिगाड़ भले सकते वो हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं, खेल तब बिगड़ता है मुझे लगता है जब आप किसी एक की थाली से 2 रोटी निकाल के भाग जाओ, तो जो सामने है वो उसके पास 4 बच खेल मिलाएगा वो नहीं, जिसकी 2 गई वो रोएगा, सामने वाला के पास 4 है वो जीता घोषित कर देगा। लेकिन अगर आपने 2 इसके से में भी निकाली और 2 इसके से भी निकाली, बराबर हो गए तो आप बाहर हो गए, वो उतने पे निर्णय हो जाएगा। अगर वो लालू जी का भी वोट काटते हैं जैसा खुद प्रशांत कह रहे हैं कि मैं दोनों का वोट काटूंगा, तो दोनों का वोट काटेंगे तो फिर दोनों पर फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक का वोट काटें तो बिहार की राजनीति पर फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है चुनाव, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हो सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं दूसरी पार्टियों की, आप मदद कर सकते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो मतलब वहाँ अगर आप फेल हो गए तो मुझे लगता है जनता तो पूरी तरह से नकार ही देगी इनको। देखो जनता भी नकार देगी, जनता का नकारना उतनी बड़ी खबर मेरे लिए नहीं। प्रशांत किशोर का जो व्यवसाय है ना वो ठप हो जाएगा, उसमें लोग नकार देंगे जो काम देते हैं इनको। वो कहेंगे अरे भाई अपना तो करनी आप कह रहे थे कि हमने आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया, इसको बना दिया, उसको बना दिया, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बोले बताइए आपको वोट आए इतने। और सारी पार्टियां भी मिलके मुझे लग रहा है कोशिश करेंगी कि प्रशांत किशोर बिहार में नहीं जमे, क्योंकि बहुकोणीय राजनीति हो ये ना बीजेपी को सूट करती है बात, ना लालू जी को। बिल्कुल। और जो मैं एक ब्रॉडर पिक्चर देखता हूं कि जो बीजेपी के बड़े लोगों से आप चर्चा करिए अनौपचारिक तौर पर, या आरजेडी के लालू परिवार के लोगों से चर्चा करिए, तो दोनों में एक बात पर साम्यता आती है। दोनों ये चाहते हैं कि बिहार में एक पोल हो लालू यादव और दूसरा पोल हो बीजेपी, 2 ध्रुव पे काम। बाकी कोई सब साइड वाले कांग्रेस और आरजेडी जेडीयू सब हटो। फिर प्रशांत किशोर तो बहुत न्यू कमर है, वो कह रहे कि नहीं, जो लोग लालू से असहमत है वो बीजेपी के पीछे खड़े हो जाए, और जो बीजेपी से असहमत है वो लालू के पीछे खड़े हो जाए। 2 प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं नीतीश जी 25 सीटों पर उनकी पार्टी सिमट जाएगी, जेडीयू। प्रशांत किशोर जी ठीक है, और अब तो मुझे लग रहा है कि एआई भी आई गई है, तो वो ज्योतिष का भी प्रेडिक्शन एआई वाले कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी को आपको याद होगा कि ऐसा नहीं कि उनकी वाणी में सरस्वती बैठी हो, ऐसा भी नहीं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव के आखिरी चरण जब हो रहा था तो उन्होंने सारे चैनल्स पर एक योजनाबद्ध ढंग से इंटरव्यू दिया। सारे चैनल्स को कहा गया कि भाई इंटरव्यू, अब कैसे किसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रशांत सब पर आए, हर जगह दिख रहे थे, और वो मैनेजमेंट से आए क्या, और सब पर उन्होंने 370 और 380 कितनी सीटें भाजपा को दी। क्या बोले मेरे पास 30 साल का अनुभव है, मैं एक एक वोट जानता हूँ, मैं पल्स जानता हूँ, मैं नब्ज जानता हूँ, क्या क्या जानता हूँ। क्या और सीट आई 240। और वो लालू को भी अच्छे से जानते हैं, नीतीश को भी अच्छे से जानते हैं, सबके साथ काम कर चुके हैं। वो जब वो उनको जानते हैं, और लालू नीतीश प्रशांत किशोर को भी उतने अच्छे से जानते हैं। आप हमको जानते हैं तो इसका एक अर्थ ये भी कि मैं भी आपको जानता हूं। प्रशांत जी का एक भविष्यवाणी अभी ताजी ताजी फेल हुई है, और 2-4-5 सीट से नहीं, बिल्कुल 50-60 सीट से ज्यादा से। वो कह रहे थे कि 350 पार कर जाएगी बीजेपी, और बीजेपी 250 पार नहीं पहुंची, 240 पे अटक गई। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशांत जी को कुछ समझ नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। भारत की राजनीति पर कोई भी व्यक्ति अंतिम तौर पर भविष्यवाणी करने का अधिकार नहीं रखता, और वो भी बिहार की राजनीति पर नहीं, कहीं की राजनीति। भारत में जितना सामाजिक वो है, सीढ़ियाँ जितनी है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, दुनिया में कहीं नहीं। भारत में 5000 से ज़्यादा जाति और उपजातियाँ हैं।
भारत में सर्वोत्तम आईक्यू वाले लोग हैं जो दुनिया में डंका बजा रहे हैं, और भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ शिक्षा का उजाला नहीं पहुंचा। अबूझमाड़ जैसे जंगल भी है भारत में, जहाँ भी आज भी कार से आप जाइए तो आदिवासी भाग जाएंगे अंदर, क्या लाइट देख के। और कनॉट प्लेस भी है, झुग्गी झोपड़ी भी है और जोरबाग भी है। ऐसा विभेद और दुनिया में कहीं नहीं, इतना भारी, इतने लेयर्स का। इसलिए यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं कर पा सकता। आप किस आधार पर भविष्यवाणी करोगे? लिंगायत अलग है, बुका लिंगा अलग है, एक समस्या हो। शिया अलग है, सुन्नी अलग है, अहमदिया अलग है, बोहरा अलग है। कैसे आप कह देंगे मुसलमान क्या सोच रहा है? उसमें भी बरेलवी अलग है, देवबंदी अलग है, यादवों में घोसी है तो कमरिया है। इतना विभेद है, इसलिए इसमें भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए। तो ये जो एक हवा चल रही है कि जेडीयू बीजेपी में विलय हो जाएगी, वो उसको आप कहाँ तक देखते हैं कि ऐसा कुछ संभव है? मुझे लगता है कि विलय से भाजपा को फायदा नहीं होगा। बीजेपी के साथ अगर वो बनी भी रहे सामान्य स्थितियों में बिना कोई हल्ला गुल्ला किए, क्या तो प्रीवी पर्स टाइप का एक वजीफा उसको मिलता रहेगा जेडीयू के 2-4 लोगों को, बाकी ठीक है। अगर जिसे बीएसपी है उत्तर प्रदेश में, क्या समाजवादी पार्टी वाले लोग कहते हैं कि वो बीएसपी भाजपा के उस पर चलती, से कहने से चलती। बीजेपी अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकल सीन कहता हूँ, बीएसपी बीजेपी में ही आ जाए क्या, तो शायद बीजेपी के लिए उतनी उपयोगी नहीं रहेगी। कई बार आप मेरे साथ रहिए लेकिन अलग आइडेंटिटी पे रहिए। जेडीयू भी वहां रहे लेकिन बीजेपी के छतरी के नीचे रहे, वो स्थिति बीजेपी को सूट करेगी। वो इसी बात में नहीं अभी कह सकता कि वो खत्म हो जाइए, ये तो लालू यादव का परिवार ये सब प्रचार करेगा कि वो ऐसा नहीं, क्यों खत्म करेंगे? बीजेपी अगर कोई समस्या आएगी तो उनके दफ्तर का किराया बीजेपी भर देगी, गाड़ी घोड़ा बीजेपी दे देगी, भाई चलो आप भी अपना झंडा बनाए रखो। तमाम और टॉपिक्स बिहार चुनाव तो जितना भी डिस्कस कर लीजिए कम ही है अमिताभ जी। अब कांग्रेस की भूमिका, ओवैसी की पार्टी, ये तमाम और टॉपिक पर हम अलग से मिलते हैं। ये हमने जो आज डिस्कशन, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एक ओवैसी का जहाँ तक सवाल है, मेरी समझ ये कहती है कि बिहार में मुसलमान लालू की पार्टी को छोड़कर नहीं जाता, कहीं जाएगा। इसलिए ओवैसी ना यूपी में फैक्टर हो पाए ना बिहार में, क्योंकि वहाँ के मुसलमान को इतनी समझ आ गई कि यहाँ हमारे लिए लालू ही सर्वोत्तम विकल्प है। हैदराबाद वाले भाई साहब यहाँ आके किशनगंज में क्या कर सकते हैं? तो इसलिए मुझे लगता है ओवैसी बहुत ओवररेटेड पॉलिटिशियन है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत चुनाव लड़ाए, सब हुआ, लेकिन कहीं कोई बात बनी नहीं। मोर देन 85% मुस्लिमों का वोट सपा को गया। वो तो होना ही है। तो मुस्लिमों में बिखराव मुश्किल है मुझे लगता है जी। तो अभी के लिए इतना ही अमिताभ जी, हम फिर मिलते हैं धन्यवाद दर्शकों से। अगले एक और एपिसोड में हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।